तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। अगर नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बवंडर लाने वाले हैं, वो है वर्ण। देखो, एक वर्ण एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम देने वाले जितने भी बच्चे हैं या नहीं हैं एग्ज़ाम देने वाले, उससे मतलब नहीं है। बेसिकली अभी पर्सपेक्टिव मेरा यही है, मतलब मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक है ना? तो वर्ण में से गारंटी 2 या 3 नंबर का तो आना ही है। बात समझे कि नहीं? चाहे उच्चारण से हो, चाहे आपको वर्ण को पहचानने के लिए दे दे कि इनमें से कौन सा वर्ण है। ठीक है ना? तो इस तरह के जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल 10th क्लास बिहार बोर्ड या 12th क्लास का बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हुए हैं। ठीक है ना? और मैं भी आपके साथ हूँ हमेशा। अभी मैं नया नया जो चैनल शुरू किया हुआ है, इसके वजह से क्या है कि मेरे चैनल पे जो है पूरी की पूरी वीडियो नहीं होगा। अभी हम शुरुआत किए हैं, तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए भाई को और आगे बढ़ाइए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। और जो भी आपको टॉपिक में आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे हमें क्या होगा कि एक जितने भी कोई नया शुरुआत करता है तो वो परफेक्ट नहीं होता है। तो मेरा भी मानना यही है कि परफेक्ट तभी होंगे जब हम चीज़ों को सुधारेंगे। सुधारेंगे कब? जब हमें कमी पता चलेगा। कमी कौन बताएगा? आप बताएंगे। ठीक है ना? बाकी हम अपने तरफ से जहाँ तक होगा तो पूरा करेंगे ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस वर्ण पर, हम लोग वर्ण टॉपिक पर हम लोग विचार करने वाले हैं, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा व्याकरण, भाषा, लिपि, बोली, सारा चीज़ देख लिए थे। व्याकरण कितने तरह का होता है पूरा का पूरा, उसके परिभाषा वगैरह सब देख लिए हुए थे। अगर नहीं देखे हुए हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं वो देखना है, केवल वर्ण पढ़ना है, तो केवल इसी को देखिए एकदम मज़े से बिंदास होकर के। बात समझे कि नहीं? एग्जाम में तो पक्का आना है 2 नंबर 3 नंबर का। ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गंवाए टॉपिक पे चलते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो आज का ये जो टॉपिक है वर्ण, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेटर बेसिकली बोलते हैं। इंग्लिश में लेटर पढ़ते हैं, ABCD टोटल 26 पढ़ते हैं। उसी तरह ये वर्ण है। वर्ण में देखेंगे कितने टोटल वर्णों की संख्या होती है, ये आगे आगे सबका एक एक करके देखेंगे। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, या शब्द के या भाषा का उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अर्थात एकदम से अंतिम पार्ट होता है। तो उसी तरह वर्ण जो है ना, ये हिंदी भाषा का बिल्कुल अंतिम पार्ट है। इससे ज़्यादा, इससे छोटा किया ही नहीं जा सकता है। मतलब ये कि अगर बेसिक चीज़ देखा जाए, फंडामेंटल एलिमेंट्स देखा जाए लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी भाषा का फंडामेंटल मौलिक अगर कण कहा जाए तो ये वर्ण हो जाएगा। जिस तरह पदार्थ का मौलिक कण अगर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होता है ना, उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाषा का मौलिक कण क्या होगा, तो वर्ण होता है। अर्थात वर्ण उस मूल ध्वनि को या भाषा की वह सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आई होप कि ये वाला परिभाषा तो आपको समझ आ जाएगा। लिख भी लीजिए, नोट तक जरूर करते चलिए। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मे भी इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। लेकिन इसको हम लोग लॉलीपॉप क्वेश्चन इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई साहब ये बिल्कुल पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार ये तो कुछ है ही नहीं है। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन को जब समझ लेंगे, जो आप चीज़ें बताया जा रहा है उस चीज़ को जब समझ लेंगे ना, तो क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ठीक है ना? एकदम लॉलीपॉप की तरह। तो चलिए देखते हैं, लॉलीपॉप प्रश्न पर ध्यान देते हैं। बनावट की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अभी जस्ट हमने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा भैया, तो वर्ण होगा ही। फिर रखा ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं, तो वर्ण को ही ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ये जो है वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि चिन्ह कहते हैं। लिपि चिन्ह अलग होता है। लिपि जब इसके पिछले वाले वीडियो में बनाए थे, लिपि चिन्ह टोटल बताए थे 45 को, जबकि वर्ण जो है 46 होता है। 48, 50, 52 हर तरह के जितने जितने बुक पढ़िएगा ना सब में मिलेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे कब 46 कब क्या। लेकिन ओरिजिनली 46 वर्ण होता है। ठीक है ना? ओरिजिनली 46 वर्ण होता है। देने को तो 52 वर्ण भी दिया जाता है। ठीक है ना? तो आगे हम लोग देखते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। देखिए, जब भी किसी चीज़ को क्रमबद्ध यानी लाइन से एक रूपता में जब भी उसको एक तरह से सजा दिया जाता है तो वो एक माला बन जाता है। क्या बन जाता है? माला बन जाता है। माला। तो जब हम वर्ण को सजाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? वर्णमाला बन जाएगा। क्रमबद्ध रूप से सजाएंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला। जैसे फूल को अगर हम लोग एक जगह एक जगह लिया के धो दे तो वो माला नहीं होगा, लेकिन उसी फूल को
जब हम एक धागा में पिरो दें, क्रमबद्धता से सजा दें, तो वो माला बन जाता है। बात समझे कि नहीं? तो माला का मतलब होता है एक तरह से क्रमबद्ध। बात समझ आई कि नहीं? एक के बाद एक और एक दूसरे से जुड़े हुए होना चाहिए। तो उसी तरह कहा रहा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। डायरेक्ट समूह होगा तो माला नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? उसी तरह ये क्रमबद्ध समूह जब होगा तो वर्णमाला होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब पूछेगा कि वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखो ओरिजिनल वर्णों की कुल संख्या जो होगा 46 होगा, लेकिन कहीं कहीं तुमको 48 मिल जाएगा, कहीं तुमको 52 मिल जाएगा। भैया ये क्या है? इसका हम लोग जो है ना सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर इस पर चर्चा करने लगेंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और बिहार बोर्ड वाले लड़किया सब को क्या आदत है एकदम, या फिर किसी भी बच्चा को, बिहारी बोर्ड वाला के लिए किसी बच्चा को, वो सोचता है कि एकदम 2 से 3 से 4 मिनट में हम चीज़ को एकदम से पढ़ ले और हो जाए। भैया ऐसे नहीं होता है। घी खाना है तो दही मथना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वर्ण के प्रकार, जब भी हम टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ते हैं, वर्ण के प्रकार पढ़ते हैं, तो उसमें उच्चारण जरूर ध्यान रखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसका कोई ना कोई बेस होता है। भाई में भी बंटवारा होता है, पटीदारी में बंटवारा होता है, तो उसका कोई ना कोई आधार, या तो बेईमानी आ गया होगा, या फिर बहुत बड़ा फैमिली हो गया होगा तो दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना? तो मतलब कोई ना कोई बेस होता है बंटवारा होने का। उसी तरह उच्चारण के आधार पर क्या किया गया? वर्ण को बांट दिया गया 2 भाग में। कुछ ऐसे वर्ण थे जो स्वतंत्र होते थे, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता था, तो उसे कहा गया स्व। स्व का मतलब क्या हो गया? कि वैसा जो खुद से, स्व का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं, तो स्व, तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः ही हो जाए उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर, स्वर वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। स्व, स्व, स्व का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब स्वयं, जो स्वतंत्र हो, किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब वैसा वर्ण, वर्ण का प्रकार है इसीलिए बोलेंगे इसके वैसा वर्ण। और स्वर वर्ण का प्रकार होगा तो उसे बोलेंगे वैसा स्वर वर्ण। जब भी डिफिनेशन, यार देखो ये सब ट्रिक है, छोटी छोटी बातें पढ़ लोगे, समझ जाओगे ना तो मजा आ जाएगा यार पढ़ाई में। बात समझे कि नहीं? तो जब भी स्वर का परिभाषा पूछे, स्वर का परिभाषा पूछेगा तो स्वर किसका प्रकार है? वर्ण का। इसीलिए पूछेंगे, इसीलिए बोलेंगे वहां पर वैसा वर्ण। और जब भी स्वर का बात करेंगे, स्वर के टाइप्स का परिभाषा देखेंगे, जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, तो उसे बोलेंगे वैसा स्वर, क्योंकि ई के कर बेटा, स्वर के बेटा। बात समझे कि नहीं? आ स्वर के कर बेटा, वर्ण के बेटा, इसलिए वैसा वर्ण। बात समझ आया? देखिए, तो जब भी स्वर वर्ण का परिभाषा पूछेगा तो उच्चारण के आधार पर देखिए कि कुछ ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वयं से हो जा रहा है, उसे स्वर वर्ण। कुछ ऐसा उच्चारण है जिसका उच्चारण स्वयं नहीं हो, मतलब वर्ण है जिसका उच्चारण स्वयं नहीं हो रहा है, वो स्वर वर्ण के सहायता से हो रहा है, उसे कह दिए हम लोग व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। टोटल व्यंजन वर्ण की संख्या अगर भाई साहब पूछता है तो 33 होगा, एकदम ओरिजिनली। बात समझ आया? ओरिजिनल की बात हम लोग करते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं स्वर। तो टोटल स्वर का संख्या ओरिजिनली 11 होता है, लेकिन अब देखोगे यहाँ पर जोड़ोगे तो 44 ही हो रहा है। तो फिर कहोगे ये 44 हो गया, आप तो बताए थे 46, तो 46 कौन हो गया? तो देखो 46 में एगो हम लोग पढ़े होंगे अंग और अह, ठीक है ना? अंग और अह जो है ना, ये एक ऐसा वर्ण है जो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ सिमिलरली यूज होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए इस दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल 46 बन जाता है। लेकिन इस 46 में अब धीरे धीरे हम बताएंगे 11 कौन, अ आ हर से दीर्घ हर से दीर्घ री ए ऐ ओ औ, टोटल हो गया 11 गो, ठीक है ना? आ क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये 25 गो, य र ल व 4 गो, 29 गो, आ तालाबे से मूर्धन से दंती से ह, जिसमें उस व्यंजन कहते हैं, टोटल 33 गो। इसी में अंग और अ मिला दे देंगे तो 33 आ 2 35 आ 11 46, ठीक है ना? अब बाद में बताएंगे 4 गो संयुक्त वर्ण होता है, छत्र ज्ञ स्र, ठीक है ना? उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 गो। आ जब उसी में जब भी हम लोग बात करेंगे कि ढ एगो होता है, नीचे बिंदु लगाने के तो ढ अड़, बात समझे क्या? ये दो को मिला देंगे तो 52 हो जाएगा। समझ आ गया ना? चलो आगे देखते हैं। अब कहेगा स्वर वर्ण कौन कौन से होता है? तो देखो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो, लेकिन अंग और अह इसको भी जो है ना हम लोग स्वरे के साथ लिखते हैं। ये पुराने ज़माने से लिखते चला आ रहा है आदमी, इसीलिए इसको लिखते हैं, लेकिन इसको स्वर हम कहेंगे नहीं, स्वर है नहीं, स्वर की तरह यूज होता नहीं है।
बात समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कहते हैं अयोग वाह। पूछेगा ये अंग और अह को क्या कहते हैं, तो अयोग वाह। अंग और अ को क्या कहते हैं, अयोग वाह। है टोटल देखेंगे तो 11 को होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका प्रदर्शित होने वाला चिन्ह कितने होते हैं, तो 10। देखो ये जो अ होता है ना, ये किसी भी व्यंजन वर्ण को पूर्ण बना देता है, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो होता है ना पूर्ण नहीं होता है जब तक उसमें अ नहीं लगे। तो इसलिए अ को हम लोग पूर्ण स्वर भी कह सकते हैं, जो व्यंजन को हमेशा क्या करता है, पूर्ण बनाता है। बात समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पर इसलिए कोई भी अंग, जैसे मान लीजिए क में हलंत आधा क है, उसमें अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा क बन जाएगा। तो ये पूरा क अकेले दिख रहा है, इसमें अ दिख रहा है, नहीं बुझा रहा है, इसमें कोई बाहर से कुछ दिख रहा है। बात समझे कि नहीं। तो संकेताक्षर इसमें नहीं है, लेकिन बाकी जितना भी वो संकेताक्षर स्वर होगा। जैसे मान लीजिए हम क में आ जोड़ेंगे तो का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एक आकार दिखता है, इसमें इधर से दिखेगा, इसमें इधर से हर्षी दिखेगा, इसमें ऐसे दिखेगा, इसमें ऐसे दिखेगा, इसमें री ऐसे होता है, इसमें एगो एकले होता है, इसमें दू गो एकले होता है, इसमें एगो एकले आकार होता है, इसमें दू गो एकले एगो आकार होता है। बात समझे कि नहीं। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, बात समझे। तो आगे हम लोग जब पढ़ाएंगे ना स्वर वर्ण कितने प्रकार का होता है तो सब बताएंगे, इसमें कौन कौन सा चिन्ह लगेगा जरूर ध्यान रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। व्यंजन वर्ण किसी कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण में आप लोग सब जान रहे हैं कि व्यंजन वर्ण में कौन कौन आएगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ये पढ़ाएंगे तो बता देंगे आगे, इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा आगे चलिए। स्वर के प्रकार देखिए, स्वर वर्ण को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया, एक ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और एक जो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर जिसके बोलने में कम समय लगता है, इकाई समय लगता है, जिसके बोलने में क्या होगा, इकाई समय लगेगा। जब भी इकाई समय लगेगा माने एक मात्रा का समय लगेगा, उसे हम लोग कहेंगे ह्रस्व स्वर। इसका टोटल संख्या 4 गो होता है। जैसे देखिए अ, छोटी ई, सॉरी छोटी ई ऊपर नहीं रहता है, छोटी ई में ऊपर नहीं रहता है, छोटी ई, ऊ और री, ये जो होता है ना ये 4 गो ही मात्र होता है जिसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बाकी 7 गो कौन सा होता है, दीर्घ स्वर होता है। जैसे अ में अ के बड़ा वाला क्या हो जाएगा, आ। मतलब ये कि ये दोनों को जोड़ते हैं, अ और अ को जोड़ेंगे तो आ, छोटी ई को जोड़ेंगे तो बड़ी, छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ। उसी तरह ए, आई, ओ, औ। मतलब ये कि इसमें से अगर दो स्वर को जोड़ने के बाद, अर्थात कहने का मतलब दीर्घ स्वर क्या कहेंगे, तो दो स्वर को बोलने के जितना समय लगेगा, दो ह्रस्व स्वर के बोलने इतना समय जब लगेगा, उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। काहे उसको कहेंगे हम लोग दीर्घ स्वर, क्यों, क्योंकि इसमें जो ह्रस्व स्वर बोल रहे थे इस तरह का दो गो ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, तब ये एगो बना हुआ है। तो देखो जैसे आ बना हुआ है तो अ प्लस आ बन गया, ई बना हुआ है तो छोटी ई प्लस छोटी तब बड़ी ई बन गया, ऊ बना है छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ तब बड़ा ऊ बना है। अच्छा देखो ए, अब यही जो बन जाता था ए, अ के बाद अ या आ के बाद, नॉर्मली समझो अ या आ के बाद जब भी ए बनेगा तो छोटी या बड़ी ई लगता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। है जो बनता है ओ बनता है, अ या आ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ लगता है तो ओ बन जाता है, ठीक है ना। देख रहे हो कहीं ना कहीं से दो गो वर्ण तो जरूर लग रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। आई होप की बात तो आपको समझ आया होगा, बात समझे कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि अब ए कैसे बनता है, तो अ या आ के बाद इसी ए या ऐ में से कोई आ जाए तो ऐ बन जाएगा। अ या आ के बाद इसी अ और ओ या औ में से कोई आ जाता है तो औ बन जाता है। बात समझ आया ना। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को फिर से पीछे से जाइए और इसको बात समझिए कि नहीं बैक करके देखिए। वीडियो में तो यही फायदा है, जब बात नहीं समझ आया तो बार पीछे कर करके देखते लेकिन समझिए जरूर। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब लॉलीपॉप क्वेश्चंस कुछ देखते हैं मेरे भाई। लॉलीपॉप क्वेश्चन क्या होता है, देखो कह रहा है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो एक बात याद रखना, संयुक्त स्वर टोटल 4, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों को हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वर दो अलग अलग स्वर के मिलने से बना हुआ है। अभी हम जस्ट ये बताएं कि एक कथी से मिलने से, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो ए बच जाता है। ये सब अगर बात ध्यान में रहेगा ना तब आपको संधि बहुत मजा से समझ आएगा। आप यहाँ पर याद रखिए, ए बनने के लिए, ऐ बनने के लिए, ओ बनने के लिए, औ बनने के लिए, ये कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना यार, मज़ा ही आ जाएगा। देखो ए बनने के लिए अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई कोई भी आएगा तो बन जाएगा। इसमें देखिए ये दोनों साथ में अ या आ के बाद अगर
छोटी ऊ या बड़ी ऊ आए तो बन जाता है। ये दुगो को साथ में रखिए, इसी को गुण गुण हम लोग स्वर संधि में पढ़ेंगे, यही दोनों को। एक नंबर को गुण स्वर संधि में, आई दीर्घ स्वर संधि में बड़ा जब हो जाता है तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए अ या आ के बाद फिर ए या अ आ जाए तो ये दोनों आए तो ए या अ आ जाए तो, ये अ या आ के बाद क्या आ जाए ओ या ओ आ जाए तो ओ बन जाता है। बात समझे कि नहीं, हम बताएंगे, इसका ट्रिक भी बताएंगे, बहुत मजा आएगा आपको, समझे कि नहीं। तो आई होप कि ये वाला बात समझ आ गया। संयुक्त पलुप्त स्वर किसे कहते हैं? पलुप्त स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में 2 इकाई से ज़्यादा समय लगता है, मतलब ये कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। इसे मात्र एक एक वर्ड आता है, ओम, ओम, ठीक है ना। त्रिमात्रिक स्वर इसे ही कहते हैं, पलुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कुल स्वर की संख्या टोटल 11 है। कुल स्वर की संख्या। री कौन सा वर्ण है? देखिए जब भी हम बात करेंगे री, तो री कौन सा वर्ण है? ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व, इसको कहा ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण, ठीक है ना। अयोग वाह क्या है? तो अंग और अह को क्या कहते हैं हम लोग? अयोग वाह कहते हैं। अ का प्रयोग सामान्यतः किस तरह के शब्द है? देखिए ये अ एक ऐसा शब्द है ना, इसको हम लोग कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र यानी अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, ठीक है ना, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है ना। ये अर्धचंद्र बिंदु मतलब क्या? जब हेंग अर्ध हो जाएगा, इसमें एगो बिंदु लगा देंगे तो चंद्र बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि अर्धचंद्र बिंदु की बात कर रहे हैं केवल ये, तो हमेशा इंग्लिश के शब्द में लगता है, जैसे हम डॉक्टर, डॉक्टर, ऑफिस, जब भी हम इस तरह का कुछ लिखेंगे तो इंग्लिश का शब्द जब भी हम लिखेंगे तो उसमें हम की जो है अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ जो है ना कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करके आपको वीडियो बनाते हैं भाई, इसी बात पर यार छोड़ बाटा, आप नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, कर लो मन करे तो। देखो व्यंजन वर्ण के प्रकार, अब हम देख रहे हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। देखो उच्चारण में प्रयोग होने वाले अंगों के आधार पर व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से जो है ना, व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें से मुख की वायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करेगा उसे हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन। वैसा व्यंजन वर्ण, अभी जस्ट बचाएं, ये व्यंजन का प्रकार है इसीलिए बोलेंगे वैसा व्यंजन वर्ण। और जब भी व्यंजन का परिभाषा लिखेंगे तो उसके लिखेंगे वैसा वर्ण, क्योंकि वर्ण का प्रकार है। तो क्या लिखेंगे? ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख की वायु मुख के सभी भागों को स्पर्श करेगा उसे कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन। लिखते चलिए, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन सा होगा? जैसे देखिए क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये टोटल देखें तो 25 को हो गया, यानी टोटल इधर दिख नहीं रहा होगा, कहीं कुर्सी है मेरा, तो 25 को। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जब भी वर्ग बोलेंगे मतलब क ख ग में कितना आएगा? 5 गो। तो ये 5 गो 5 तरह का, तो 25 नहीं हो गया। तो टोटल स्पर्श व्यंजन का संख्या कितना हो गया? 25 गो, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या करा है? स्पर्श व्यंजन को अंतःअस्त, अंतःअस्त, अंतःअस्त व्यंजन। अंतःअस्त व्यंजन में क्या होगा? अंतःअस्त व्यंजन में वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख की वायु मुख के कुछ ही भागों को स्पर्श करता है, पूरा भाग को नहीं, कुछ ही भागों को स्पर्श करेगा, उसे हम कहेंगे अंतःअस्त व्यंजन। जैसे देख लो य, र, ल आ व। य, र, ल, व को हम लोग अंतःअस्त व्यंजन कहते हैं। इसका टोटल संख्या 4 गो, समझ आया? य, र, ल, व को अंतःअस्त व्यंजन। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर हम लोग कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वैसे वर्ण को कहेंगे, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है। गर्म कब होगा? अंदर रगड़ होता है, बस समझे कि नहीं। वायु आएगा तो रगड़ते आएगा, जब रगड़ते आएगा तो वो गर्म हो जाएगा। घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो वो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे देखो तालाबे स, पेटकाटवा स, जिसे हम लोग मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये चारों को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। गर्म वायु बाहर निकलेगा तो उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा, ठीक है ना। तो ये 4 गो। आई होप कि इतना तक तो बात समझ जाएगा। तो देखिए 25 व 4 गो, 29 व 4 33, तो टोटल व्यंजन की संख्या 33। इसके बाद हम संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे। और य, र, ल, व को भी क्या कहा जाता है अदर तरह से, ठीक है ना, उसको भी हम बताएंगे आगे। चलिए ना, सब अब ये बता दें। उच्चारण में प्रयोग होने वाले श्वास
के आधार पर व्यंजन वर्ण का प्रकार। मतलब जब भी हम किसी वर्ण का व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं अगर, तो उसमें श्वास का कितना प्रयोग हो रहा है। श्वास का मतलब क्या हो गया, एक तरह से प्राण। श्वास का मतलब क्या हो गया, एक तरह से प्राण। तो प्राण यानी हम लोग जब भी बोलेंगे वैसे व्यंजन वर्ण को जिसमें श्वास ज़्यादा यूज होगा, उसे हम कहेंगे महाप्राण। महाप्राण। जिसमें कम होगा, अल्प मात्रा में होगा, उसे महाप्राण, सॉरी अल्प प्राण। मतलब यहाँ पर खूब गौर से समझिए, अल्प प्राण किसे कहेंगे, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में प्राण यानी श्वास, श्वास की कम मात्रा प्रयोग की जाती हो, यानी श्वास कम मात्रा में बाहर निकलता हो, उसे हम अल्प प्राण। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकलता हो, उसे हम महाप्राण। अधिक का मतलब महा, ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखिए में कौन कौन सा वर्ण आएगा, ध्यान में, यही तो एग्जाम में पूछता है। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए जब भी हम वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें वर्ग होता है, एक वर्ग में 5 गो वर्ण होता है। पहला स्थान होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान होता है ना। तो जब भी हम जब भी ध्यान में रखिएगा, हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर हम दो का जोड़ा अगर लगाए, ठीक है ना, लास्ट में एक बच जाता है तो वो छोड़ो। तो ये जब भी हम जोड़ा लगाएं तो ये दोनों में अल्प कौन है, 1। ये दोनों में अल्प कौन है, 3। इसके बाद तो 6 होता नहीं है तो 5 हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी हम जोड़ा में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्या होता है कि अल्प जो होगा ना, वो हमेशा पहले वाला होगा। जैसे 1 और 2 में बात करें तो छोटा कौन है, 1। 3 और 4 में बात करें तो छोटा कौन है, 3। 5 तो ये गया। या फिर जितना भी विषम अंक का स्थान होगा उसे हम अल्प कहेंगे। जितना विषम वाला होता है वो अल्प ही होता है। जैसे बात करेंगे 2 जोड़ा में, जब भी जोड़ा की बात करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 एक होता है ना जोड़ा, ठीक है ना। 9 10 इनका जोड़ा होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह जब भी जोड़ा होगा शुरू से देखोगे तो, ठीक है ना, तो 1 2 में अल्प कौन है, 1 है। ज़्यादा कौन है, 2 है, महा। तो इसीलिए 1 माने किसी भी वर्ण वर्ग का, व्यंजन वर्ण के वर्गों में पहला स्थान, तीसरा स्थान और पांचवा स्थान, ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा और अनुस्वार तथा अंथ अस्त व्यंजन, य र ल व, अंथ अस्त व्यंजन। अब इसमें देखो पहले अंथ अस्त व्यंजन य र ल व आता है, तब उसके बाद तलाबे स मूर्धन स दंती स ह आता है। इसीलिए पहले अल्प प्राण तब महाप्राण। तो पहले य र ल व, फिर बाद में तलाबे स मूर्धन स दंती स ह, 6 पर नहीं जाएंगे, तलाबे स मूर्धन स दंती स ह। अब महाप्राण में क्या हो गया, अब ये पहला, तीसरा, पांचवा निकल गया तो दूसरा और चौथा, अब प्लस विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग नहीं होता है तो अनुस्वार पहले, विसर्ग अंग अ होता है, तो अंग अनुस्वार है, विसर्ग बाद में। तो पहले हुआ अल्प प्राण में, बाद में हुआ वो विसर्ग अति महाप्राण में। और उसके बाद य र ल व के बाद क्या आता है, तलाबे स मूर्धन्य स दंती स और ह। तो देखो अगर तुम सीक्वेंस में याद रखोगे तो बहुत मजा आएगा और ये ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि अल्प प्राण और महाप्राण वाला बात तो समझ आ गया होगा। और इसमें से अगर एग्जाम मान लीजिए अगर पूछेगा घ क ख ग घ, घ जो है वो कौन सा वर्ण है, अल्प प्राण की महाप्राण, तो जाहिर सी बात है महाप्राण। देखो ऐसे बोलोगे भी ना तो इससे पता चलता है, जैसे बोलो क क बोल रहे तो उतना ज़्यादा जोड़ नहीं लग रहा है, लेकिन बोलो ख बोलोगे तो ये जो ठोठिया दिख रहा है वो ठोठिया, इसको हम लोग कंठ बोलते हैं। इस पर ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आकर के, बात समझे कि नहीं, यहाँ जोड़ मार रहा है, बात समझे कि नहीं, इसको यहाँ पर ही ठोठी पे, ठीक है ना, इसको कहते हैं कंठ है, कंठ पे, बात समझे कि नहीं। तो उसके बाद इस चीज़ से भी तुम समझ सकते हो, लेकिन नॉर्मली तुम याद रखो 1 3 5, ठीक है ना, जो विषम अंक पे आएगा। उसके बाद अनुस्वार, उसके बाद य र ल व। अनुस्वार विसर्ग में पहले अनुस्वार, य र ल व तलाबे स मूर्धन स दंती स ह में हम लोग बांट देते हैं। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन, तो पहले अंतस्थ पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उष्म पढ़ते हैं, इसलिए बाद में उष्म आ गया। तो आई होप की वाला बात तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उच्चारण में प्रयोग होने वाले स्वर तंत्री के आधार पर, मतलब क्या कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो अंदर से स्वर तंत्री जो है ना, जो बोला जा रहा है, जितने भी उसमें यूज हो रहा है अंग, वो जब झंझीकृत होकर के एकदम झचखोर के बाहर निकलेगा, एकदम घसड़ के बाहर निकलेगा, उसे कहेंगे हम लोग घोष, घोष वर्ण। इसी को स्वघोष कहते हैं, जो घर्षण के साथ घोंसते हुए बाहर निकलता है उसे स्वघोष, ठीक है ना। दूसरा अघोष,
अघोष, जो घोंसते हुए बाहर नहीं निकलता है उसे हम लोग कहेंगे अघोष, घसड़ते हुए बाहर नहीं निकलता है उसे अघोष। परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, परिभाषा पूछेगा तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंझीकृत करते हुए बाहर निकलती है उसे घोष, जब झंझीकृत करते हुए बाहर नहीं निकलती है उसे हम अघोष। देखिएगा इसमें क्या होगा उदाहरण में, वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह, ये चार को याद रखिएगा, इसमें ह आ जाता है। बात समझे कि नहीं? इधर से देखिए, पहला, दूसरा आ प्लस हई ह ते में आ गया था, बचा तीन गो, तालाबे स, मूर्धन स और दंती स। बात समझे कि नहीं? तो ये होता है बेसिकली घोष वर्ण, अघोष वर्ण। आपको आई होप कि इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में तो बिल्कुल आप बवाल मचा के आ सकते हैं, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसमें से एग्जाम में कहीं से भी आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं कुछ। तो चलिए कुछ लॉलीपॉप प्रश्न को देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलता है उसे क्या कहते हैं? जब भी कम श्वास निकलेगा तो अल्प, कम का मतलब अल्प, तो अल्प प्राण, श्वास का बात कर रहा है तो प्राण। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा, उसमें और उसमें व्यंजन, ठीक है ना, को हम क्या कहते हैं? तो दूसरा, चौथा, जब भी दूसरा चौथा की बात आ रहा है तो वे कौन सा प्राण हो जाएगा? महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। करेक्ट है। कुल स्वर, कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो स्पर्श व्यंजन जस्ट वो बेरा बताए थे 25 गो। अनुनासिक व्यंजन की संख्या, देखिए अनुनासिक वही बेरा बताए हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है क्या अनुनासिक व्यंजन? तो अनुनासिक किसको कहेंगे? तो अनुनासिक कहते हैं हम लोग अंग और अह को। क्यों अनुनासिक अंग और अ को कहते हैं? क्योंकि नाक से बोलते हैं इसको, इसलिए अंग 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 जब भी पता चलेगा कि कौन नाक से बोलते हैं, जब भी बोलिएगा कि नाकवा देखिएगा फड़फड़ाएगा, बस समझिए, अंग देखिए नाकवा ऊपर नीचा कर रहा है, अंग इसका मतलब अब नाके से बोल रहा है। बिना नाक से काम नहीं चलेगा। तो जौना के बिना काम नहीं चलेगा ओकरा से बोलेंगे उच्चारण किससे हो रहा है? उसी से हो रहा है। जरा बिना काम नहीं चलेगा उच्चारण उसी से, अंग जैसे प, तो बिना प से काम नहीं चलेगा, ओष्ठ से काम नहीं चलेगा पावर का, इसलिए ओष्ठ। जब उच्चारण बताएंगे, उच्चारण स्थान, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम जान रहे हैं कौन नहीं देखेगा भाई। देखो तुम सही से पढ़ोगे ना तभी उसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केवल उच्चारण स्थान का बनाएंगे, एकदम मस्त ट्रिक से, एकदम मसाला लगा करके। बस समझे कि नहीं? पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर जितने भी अंतिम अक्षर, देखिए अंग, य, न, ण और म, इसको पंचमाक्षर कहते हैं। मतलब पांचों वर्ण वर्ग है ना, उसके अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर, 5 नंबर पाने वाले अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होगा? अंग। उसी तरह च का य, त का न, ट का न, उसी तरह म का पफ का म। करेक्ट। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो देखो संयुक्त व्यंजन खूब आराम से समझो यहाँ पर। संयुक्त व्यंजन जो होगा ना, वैसा व्यंजन वर्ण जो दो अलग अलग व्यंजन वर्णों के मिलने से बना हो उसे हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त हो रहा है, जुड़ रहा है, दो व्यंजन जुड़ करके एक नया व्यंजन बना रहा है, उसे संयुक्त व्यंजन। तो जैसे देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ जो होता है ना, ये हलंत, आप प्लस पेटकाटवा स्वर में हलंत नहीं होगा। देखो इसमें हलंत नहीं होगा, लास्ट वाला में हलंत नहीं होता है, वो पूरा होता है। स्ट्रोक कर दो यार, दूरी यार, बार। हाँ तो क और पेटकाटवा स, तरह से त में हलंत और र, ज्ञ से ज में हलंत प्लस य ज्ञ, आ स से तालाबे स में हलंत प्लस र स्र। तो समझ आया ये कैसे बनता है? तो देखो क भी एक क्या है, एक तरह का व्यंजन है, स भी व्यंजन है। तो सभी व्यंजन वन के दो व्यंजन वन को मिलने से जिस नए व्यंजन वन का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। आई होप कि इतना तो बात समझ आ गया होगा। फिर कह रहा है कि दो व्यंजन वर्णों का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। कौन कौन सा व्यंजन वर्ण ऐसा है जिसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है? तो भाई सब हमेशा याद रखिएगा, संस्कृत में प्रयोग नहीं होने वाले दो व्यंजन वर्ण ढ और अड़। बात समझ गए? ढ और अड़, जिसके नीचे बिंदु, तल बिंदु लगा दिया जाता है, उसका प्रयोग संस्कृत में कहियो नहीं होता है, ठीक है ना। और एक और बात याद रखिएगा, ये जो, रुक जाइए मिटा लेने दीजिए। देखिए
हम जो भी बात करेंगे ढ जिसे नीचे बिंदु लगा रहता है अड़, तो ये जो होता है ना किसी भी हिंदी शब्द के पहले जो होता है ना पहले नहीं लगता है, पहले नहीं लगता है, या तो बीच में लगेगा या अंत में लगेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे देखिए सड़क बोलते हैं स र आ क सड़क, बात समझे कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं कढ़ाई क ढाई कढ़ाई, तो ये बीच में लगेगा, बात समझे कि नहीं? लेकिन पहले जब लगेगा तो इसके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। जैसे हम बोलते हैं ढक्कन, ढ आधा क आ न कन ढक्कन, तो जब भी इसके पहले लगेगा तो उसके नीचे नहीं लगेगा, बात समझे कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं डिब्बा, तो डिब्बा, तो ड पहले आया लेकिन नीचे इसका ये बिंदु नहीं लगेगा। तो जब भी ड और ढ पहले शब्द में लगेगा तो उसमें बिंदु नहीं लगता है, जब भी बीच में लगेगा तो उसमें 100% और अंत में लगेगा तो उसमें 100% बिंदु लगेगा, बात समझे कि नहीं? जैसे लेकिन एक वो अपवाद होता है मेढक, मे ढ आ क, मेढक में नीचे नहीं लगता है, बीच में तो लगता है नीचे नहीं लगता है, याद रखिएगा मेढक में ढ के नीचे बिंदु नहीं लगता है। ठीक है, आई होप की बात ये समझ आया। देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान जो है ना, हम बोले अभी जस्ट कि एक ट्रिक के साथ मसालेदार एकदम से मस्त हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, नए नए हम लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? और जाहिर सी बात है कि अच्छा अच्छा कंटेंट आपके साथ आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। जो ये लूट मचा के रखे हैं ना बाकी लोग, समझे कि नहीं, ऑनलाइन, ये सभी लोगों का तो मतलब समझ रहे हैं ना कि मिल करके मतलब अगर सामना करेंगे लोग तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा कंटेंट सोसाइटी में, समझे कि नहीं, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा और जिससे लोग अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट करो भाई को, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, नहीं भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग पढ़े समझे इस बात को, ठीक है ना? तो बस चलिए आज के लिए बस इतना ही।